सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। Hey, good morning and welcome to Guardian's YouTube channel. In the previous lecture series, we have discussed about a general introduction of the IPC 1860 and in this video we are going to discuss about nature and definition of a crime. अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आई बटन में ऊपर भी है। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के बाद शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और बाकी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ और वहाँ पर भी आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम में सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ क्राइम डिस्कस कर लेते हैं। क्राइम की क्या डेफिनेशन है? क्राइम एन क्राइम वो एक्ट है, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, एन एक्ट फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट, एन एक्ट इंजीरियस टू द पब्लिक वेलफेयर। मतलब क्राइम वो एक्ट है जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, फॉरबिडन बाय एनी स्टैट्यूट है और इंजूरियस है टू द पब्लिक वेलफेयर। तो कोई भी एक्ट जो लॉ के द्वारा पनिशेबल हो या फिर किसी स्टैट्यूट द्वारा वो मना किया गया हो, ना करने के लिए बोल रखा हो किसी स्टैट्यूट ने, या फिर कोई भी एक्ट इंजूरियस है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उस एक्ट को क्या बोला गया है? क्राइम बोला गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइम एंड सिविल रॉन्ग। क्राइम और सिविल रॉन्ग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, जो क्राइम होता है वो मोर ग्रेवर रॉन्ग्स होते हैं विच अफेक्ट्स द कम्युनिटी सोसाइटी एट होल। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, वो अपराध, मतलब जो अपराध बहुत ज़्यादा घातक होते हैं उनको क्राइम बोलते हैं, और जो कि एक कम्युनिटी और सोसाइटी को अफेक्ट करती है तो उनको हम क्राइम बोल देते हैं, डिनोट करते हैं उन्हें क्राइम से। लेकिन जो सिविल रॉन्ग होते हैं वो लेस ग्रेवर होते हैं और वो किसी इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बंदे को ही किसी को अफेक्ट करते हैं। सेकंड, इन क्राइम द बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट ऑलवेज टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड बट इन अ सिविल रॉन्ग नो सच बेनिफिट इज गिवन टू द डिफेंडेंट। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्राइम होता है वहाँ पर विक्टिम, कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड, यही सब टर्म्स देखने को मिलते हैं। और जो हमारे सिविल केस होते हैं वहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें? प्लेंटिफ या फिर रेस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, यही हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है? इन क्राइम द बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट ऑलवेज टू बी गिवन। मतलब कि अगर कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है किसी केस में अराइज हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? बंदे को एक्विट कर दिया जाता है क्रिमिनल केसेस में। ठीक, लेकिन जहाँ सिविल केस की बात करते हैं वहाँ पर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता। क्राइम के केस में ही बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है अवॉइड किया जाता है। थर्ड, क्राइम जो होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंडर चलते हैं और जो सिविल कोर्ट्स में चलता है वो सिविल रॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, वो सिविल जज के सामने चलेंगे। क्राइम जो होता है वो क्रिमिनल इंटेंट कैरी करते हैं, जबकि सिविल केसेस में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सच इंटेंशन, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती। थर्ड, क्राइम जो होता है जब कोई क्राइम की, मतलब कोई जज केस चल रहा है, उसकी आज फाइनल जजमेंट आनी है तो वहाँ पर क्या होता है? एक्यूज्ड को पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है। लेकिन सिविल केसेस में क्या होता है? अगर वहाँ पर कोई डिक्री आती है तो वहाँ पर क्या कंपेंसेशन अवॉर्ड कर दी जाती है, वहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि क्राइम क्या होता है, क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, क्राइम और सिविल के उसमें क्या डिफरेंस होता है सिविल रॉन्ग में। आप आगे देखते हैं कि आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या है एनालिसिस ऑफ क्राइम डेफिनेशन। मतलब क्राइम की डेफिनेशन हमारी आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले तो कोई ह्यूमन बींग होना चाहिए, दूसरी इविल इंटेंट होनी चाहिए उसकी, तीसरा उसने कोई एक्ट किया है, फोर्थ द रिजल्टेंट इविल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब जो एक्ट उसने किया है उसके कुछ इविल कॉन्सिक्वेंसेज भी होने चाहिए। फिफ्थ, अ नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट। ठीक है, एक नॉलेज होनी चाहिए, जो भी वो काम करने जा रहा है उसकी उसको एक नॉलेज भी होनी चाहिए कि हाँ इस काम को करने के बाद इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक नॉलेज भी कैरी करता है बंदा जो भी क्राइम कर रहा है, उसको एक नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैक्सिम्स आती हैं। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैन सिट्रिया, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिक डेफिनेशन है, हर लॉ के स्टूडेंट को पता होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। कोई भी एक्ट किसी आदमी को गिल्टी नहीं बता देता, डिक्लेयर कर देता। जब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी इंटेंशंस भी जो है गिल्टी ना हो, जब तक उसका गिल्टी माइंड ना हो। ठीक है, एक और मैगजीम है उसको भी इसके साथ रीड किया जाता है। एक्टस मी इन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट मैन एक्टस। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। बेसिकली ये भी वही बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि कोई एक्ट अगर मैंने किया, अगर मेरी उसमें इंटेंशंस ना हो तो वो एक्ट जो है मेरा किया हुआ नहीं है। अब इनको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। अब इसमें जो पहली मैगजीम थी हमारी, इसके अंदर बात हो रही है एक्टस रिया की।
एक होती है मेंस रिया। अब जो एक्टस रिया होता है, एक्टस मतलब कि कोई ओवर्ट एक्ट, ठीक है, एक्टस मतलब यहाँ पर कोई ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट कौन सा होता है? वो एक्ट जिसके अंदर कोई इंटेंशन हिडन हो, ठीक है, कोई इंटेंशन कैरी करता हो कोई एक्ट, तो उसको बोल देते हैं हम ओवर्ट एक्ट। तो एक्टस रिया तो बेसिकली यही है, और ये क्लियर भी हो गया कि एक्टस रिया क्या होता है, कोई एक्ट। लेकिन मेंस रिया थोड़ा टिपिकल है, मेंस रिया को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेंस रिया क्या बात करता है? मेंस रिया डेट इज मेंटल एलिमेंट इन क्राइम और साइकोलॉजिकल एलिमेंट। मेंस रिया, अब मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया एक ह्यूमन बीइंग की स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है, दर्शाता है। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड जैसे कि कोई इंटेंशन भी स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, नॉलेज भी स्टेट ऑफ माइंड, और रैशनेस, इल विल, गुड विल, ठीक है, गुड फेथ, ये सब क्या होती है कि स्टेट ऑफ माइंड होती हैं। इसी वजह से अगर स्टेट ऑफ माइंड की हम बात कर रहे हैं, इसी वजह से इनको हम इसको क्या बोल देते हैं? साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी बोल देते हैं। फिजिकल एलिमेंट ना बोलकर इसको साइकोलॉजिकल एलिमेंट बोल देते हैं। फिजिकल एलिमेंट क्या होगा? ओवर्ट एक्ट। एक्टस रिया को क्या बोल सकते हैं हम? एक फिजिकल एलिमेंट है वो क्राइम का, ठीक। अब जो मेंस रिया है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स? तो मेंस रिया कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, इंटेंशन एंड नॉलेज। मैंने ऊपर अभी डिस्कस की थी क्राइम की डेफिनेशन आईपीसी के अंदर क्या है, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ईविल इंटेंट भी होती है, और इसके बाद एक नॉलेज भी होती है, द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट। अब नॉलेज का यूज बेसिकली तभी करते हैं हम जब कोई भी केस को देखकर लगता है कि कोई भी इंटेंशन प्रोक्योर ना कर पा रहा हो, तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि इसको नॉलेज तो होगी ना कि ये क्या करने जा रहा है, तो वहां पर हम नॉलेज को यूज में लाते हैं, अदरवाइज इंटेंशन ही अपने आप में सफिशिएंट रहती है। तो इसी वजह से मेंस रिया के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसमें क्या है? इंटेंशन एंड नॉलेज, दोनों की बात की गई है। और ये स्टेट ऑफ माइंड में डिस्कस कर लिया। अब एक एग्जांपल है, ए होल्ड्स बी एंड कंपेल्स हिम एट गन पॉइंट टू ओपन द लॉक ऑफ सीज हाउस। हेयर बीज एक्ट इज नॉट अ विल्ड और इंटेंशनल एक्ट। मतलब कि ए ने बी को कंपेल किया एट अ गन पॉइंट कि तू सी के घर का दरवाजा खोल। यहाँ पर जो बी ने काम किया, उसने दरवाजा खोल दिया, वो उसकी बिना इच्छा के था, बिना इंटेंशन के था। तो वहां पर क्या होगा? ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो बंदा एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो बंदा ओवर्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पर उसकी क्या है, एक्ट, उस एक्ट में क्या है, उसकी इंटेंशंस नहीं है, उसकी इंटेंशन मिसिंग है, लैक ऑफ इंटेंशन जा रहा है वो। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये गिल्टी नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं गिल्टी बताया जाएगा? क्योंकि जो हमारी मैगजीन ऊपर हमने 2 मैगजीन रीड करी हैं, उसमें यही बताया हुआ है कि कोई भी एक्ट अपने आप में गिल्टी नहीं होता जब तक कि उसकी इंटेंशंस गिल्टी ना हो। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? कोई भी एक्ट अगर मैं कर रहा हूं, अगर उसमें मेरी इच्छा ना हो, तो वो एक्ट मैंने नहीं किया, ठीक है। तो हमने दोनों मैगजीन्स रीड आउट करी हैं, और उनके बेसिस पे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मेंस रिया क्या होता है बेसिकली, ठीक। आगे देखते हैं। अब जो मेंस रिया होता है, ठीक है, इसको इंटेंशन बोल दिया जाएगा, क्योंकि विदाउट इंटेंशन मेंस रिया क्रिएट ही नहीं होता। नॉलेज एक सेकेंडरी थिंग है, इंटेंशन प्राइमरी थिंग है। अगर इंटेंशन को प्रोक्योर ना कर पा रहे हो तब नॉलेज का यूज किया जाता है। तो मेंस रिया क्या है? इंटेंशन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय अ मोटिव और रियल कॉज फैक्टर, ठीक है। अब ये मोटिव क्या होता है, और इंटेंशन में और मोटिव में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मोटिव, मोटिव इज द फीलिंग, ठीक है। मोटिव क्या होती है? एक फीलिंग होती है विच प्रोम्प्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द विल, ठीक है, जो इच्छा को, मतलब जो इंटेंशंस को डेवलप करती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मोटिव बोल देते हैं। मोटिव प्रोम्प्ट्स द अल्टीरियर ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन विलिंग, ठीक है। वही मोटिव ही वो होता है जो हिडन रीजन होता है। मतलब अल्टीरियर ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा हिडन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन विलिंग। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि अब ए है, ठीक है, मेरा ए का एक सन है बी। अब क्या हुआ? सी भी है एक, सी ने क्या करा? बी के मतलब बी को एम्पुलेटेड कर दिया, ठीक है, उसको विकलांग बना दिया। उसको लड़ाई वड़ाई हुई थी तो उसने उसको विकलांग बना दिया। तो वहां पर एक ए को क्या हुआ उस दिन से कि उसको रिवेंज लेना है। किससे? सी से रिवेंज लेना है कि उसने उसके लड़के को एम्पुलेटेड बना दिया है। तो अब जो ये रिवेंज है ना, जो रिवेंज है जिसने एक इंटेंशन क्रिएट करी, किस चीज की इंटेंशन क्रिएट करी? कि उसको भी मुझे विकलांग बना देना है। तो जो ये इंटेंशन है, और जिस इंटेंशन को डेवलप किया किसने? मोटिव ने, ठीक है, रिवेंज। तो ये जो रिवेंज है यहाँ पर, ये मोटिव है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मोटिव क्या होता है, जो कि प्रोम्प्ट्स करता है किस चीज को? विल को, किसी इंटेंशन को बनाने में काम किसका होता है? एक मोटिव का होता है। अदरवाइज ऐसी ही नहीं बन जाती इंटेंशन की, मतलब कि मेरी आज इच्छा बन गई कि इसको मार देना है, ठीक है, ऐसा नहीं बनती कभी भी। एक नॉर्मल एक
साउंड ह्यूमन बीइंग की इंटेंशंस कभी भी ऐसी डेवलप नहीं हो जाती। एक अनसाउंड है, ठीक है, उसकी अलग सिचुएशन है, उसका माइंड की उस समय सिचुएशन क्या है जिस समय उसने काम किया वो अलग चीज़ है। लेकिन एक साउंड ह्यूमन बीइंग की इंटेंशंस जो होती है कभी ऐसे नहीं बनती है, हमेशा कोई रीजनेबल फैक्टर रहा होगा या फिर कोई मोटिव रहा होगा। ठीक, अब इंटेंशन क्या होती है, तो इंटेंशन इज द ऑपरेशन ऑफ द विल डायरेक्टिंग एन ओवरटेक्ट। ठीक है, ओवरटेक्ट क्या होता है मैंने बता दिया, हैविंग क्रिमिनल इंटेंशन। ओवरटेक्ट वो होता है जिसके अंदर कोई क्रिमिनल इंटेंशन होती है। ठीक, अब इंटेंशन बेसिकली होती क्या है, इट इज द ऑपरेशन ऑफ द विल डायरेक्टिंग एन ओवरटेक्ट। अब जो इंटेंशन डेवलप करी गई, किसने करी, मोटिव ने, जो उकसाया है ना, बंदे को उकसाया और उसने एक इंटेंशन डेवलप करी। अब उस इंटेंशन के चलते कोई बंदा एक ओवरटेक्ट भी कर रहा है ना, तो ऑपरेशन ऑफ विल, उस इच्छा पर काम करना, ठीक है, उस इच्छा पर काम करना, उसको बोल देता है इंटेंशन। क्या काम करना, कोई ओवरटेक्ट कर देना। अब इसको इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इंटेंशन और मोटिव में क्या डिफरेंस होता है। अब पहला इलस्ट्रेशन जो है हमारा ये है, इफ ए पर्सन किल्स अनदर द इंटेंशन डायरेक्ट्स दैट द एक्ट विच causes डेथ, द मोटिव इज द ऑब्जेक्ट विच द पर्सन हैड इन व्यू। अब ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा, एक पर्सन ने दूसरे बंदे को मार दिया, तो अब जो उसको मार दिया, ठीक है, अब ये तो एक हो गया हमारा क्या, ओवरटेक्ट हो चुका है। अब जो इंटेंशन डायरेक्ट दैट, इंटेंशन क्या दर्शा रही है, विच causes डेथ, है ना, इंटेंशन क्या दर्शा रही है कि एक मोटिव है, इज द ऑब्जेक्ट विच द पर्सन हैड इन व्यू। अब क्या मोटिव है, जैसे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ सम डिजायर, रिवेंज एक्सेट्रा, कि सेटिस्फैक्शन ऑफ सम डिजायर की कुछ इच्छाओं की सेटिस्फैक्शन करना, मतलब कि हो सकता है कोई रिवेंज हो सकता है कोई, मतलब कि गुड फेथ में कर रहा हो, कोई भी स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा मोटिव हो गया। अब उस मोटिव के चलते उसने क्या करा, ऑपरेशन ऑफ विल हुआ। ऑपरेशन ऑफ विल क्या होती है, हमारी इंटेंशन होती है। उसके चलते उसने क्या करा, ऑपरेशन ऑफ विल। ऑपरेशन ऑफ विल से क्या होता है हमारा, फिर ओवरटेक्ट हो जाता है। उस ओवरटेक्ट को क्या बोलते हैं, मतलब कि जिसमें क्रिमिनल इंटेंट होती है उसको बोल देते हैं ओवरटेक्ट। आई होप इतना तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, थोड़ा टफ है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल है, ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर किया। द फैक्ट्स आर ए मर्डर्ड सी एंड बी न्यू दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड ट्राई टू एक्सटोर्ट मनी अदरवाइज मेक इट पब्लिक। अब यहाँ पर क्या है कि ए ने सी का मर्डर किया, यह बात कौन जानता है, बी जानता है कि उसने सी का मर्डर किया। इसके चलते क्या करा उसने, उससे एक्सटोर्ट किया मनी, अदरवाइज मेक इट पब्लिक, वरना वो पब्लिक कर देगा। अब अपनी इस रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी इस रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी इस मतलब कि एक तरह से एक्सटोर्ट कर रहा है उससे मनी, इसका रिवेंज लेने के लिए यहाँ से क्या हुआ, एक इंटेंशन प्रॉम्प्ट हुई। ठीक है, एक इंटेंशन प्रॉम्प्ट होती है यहाँ से, और उसके चलते उसने क्या कर दिया, एक ओवरटेक्ट कर दिया। ओवरटेक्ट के क्या, उसने बी का भी मर्डर कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ इस वाले इलस्ट्रेशन में कि ए ने सी का मर्डर किया था, यह बात बी जानता है कि उसने सी का मर्डर किया था, और इस चीज के चलते उसने क्या हुआ, उससे पैसे खींचने की कोशिश करी, अगर नहीं देगा तो वो पब्लिक कर देगा। अब ये जो है ना, ये रीजनेबल फैक्टर हो चुका है, एक फैक्ट हो चुका है, फैक्टर है जिसके चलते उसने क्या किया, ये मर्डर कर दिया है बी का। तो अब आई होप क्लियर हो गया होगा कि इंटेंशन कैसे डेवलप होती है। अदरवाइज कोई भी बंदा, ये नहीं कि ये बी को ऐसी थोड़ी ना मार देगा, इसने सी को मारा होगा तो कोई वजह होगी, ठीक है, वो इसमें मेंशन नहीं करेगी इलस्ट्रेशन में, लेकिन उसने बी को क्यों मारा, ये चीज इसमें सब अच्छे से क्लियर हो रखा है कि कहां से मोटिव आया। ठीक है, आगे देखते हैं, बैड मोटिव डज नॉट पनिश वाइल गुड मोटिव डज नॉट एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि बैड मोटिव डज नॉट पनिश, अगर तुम्हारा मोटिव बहुत बुरा है, तुम किसी से रिवेंज लेना चाहते हो, ठीक है, किसी को तुम कुछ सेटिस्फेक्शन ऑफ सम डिजायर्स हैं, ठीक है, ये मोटिव है तुम्हारा, ये तुम्हें पनिश नहीं करता। और अगर तुम्हारा मोटिव अच्छा हो तो वो भी कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि मेरे तो मोटिव अच्छा था, तो ये इस चीज से भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि मोटिव इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, मोटिव, मियर मोटिव इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ, मतलब कि अगर तुम्हारा खुद का कुछ मोटिव है, अच्छा हो या चाहे बुरा हो, इस चीज से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं एक इलस्ट्रेशन, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए रिमूव्स अ काउ बिलोंगिंग टू बी to save her from being slaughtered. Here A had an excellent motive, but he will not be excused for he unlawfully deprives B of his cow which legally belongs to him. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक जो कसाई घर होते हैं वहाँ से क्या हुआ, ए ने काव जो है वो वहाँ से बी की थी और वो वहाँ से उसने चुरा ली। ठीक है, वहाँ से वो चुरा ली। अब वो जो काव उसने चुराई थी वो इसलिए चुराई थी कि
कि वो बच जाएगी, उसको मारे ना, ठीक है, उसने तो एक तरह से अच्छा ही काम करने की सोची। लेकिन लो की नज़र में क्या होता है, उसने क्या करा, एक ओवरटेक्ट कर दिया। क्या ओवरटेक्ट कर दिया, अनलॉफुली डिप्राइव कर दिया उसने बी को उसकी काउ से, जो कि एक तरह से क्या हुआ, थेफ्ट भी है, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हम मोटिव को जीरो वैल्यू देगा। लो क्या देगा, मोटिव को जीरो वैल्यू देगा, कि इसने जो मोटिव है उस चीज को कोई मतलब नहीं, उसकी जो मोटिव से इंटेंशन डेवलप हुई, मोटिव से क्या इंटेंशन डेवलप हुई कि इसकी चोरी करनी है, ठीक। मोटिव तो अच्छा था, इसको बचाना है। अब उसके बचाने के लिए क्या, उसको वहां से हटाना था। अब जब काव को वहां से हटाना था तो वो क्या हुई है, चोरी करने का प्लान आया उसके दिमाग में, तो वो इंटेंशन बिल्डअप कर दी किसने, मोटिव ने, प्रॉम्प्ट कर दी, है ना। अब वहां पर क्या होगा, जो उसने इस इंटेंशन के चलते ओवरटेक्ट कर लिया, अब वो ओवरटेक्ट क्या हो गया अपने आप में, वो तो गिल्टी हो गया ना, कि इंटेंशन प्लस ओवरटेक्ट ये क्या होता है, ये तो क्राइम ही हो गया ना अच्छे से, मेंसिया प्लस एक्ट्रेसिया। तो इसमें आई होप क्लियर हो गया होगा अब तो फाइनली कि मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये जनरल रूल है, मैंने बता रखा है पर मोटिव प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू ओवरटेक्ट। मोटिव और इंटेंशन नॉट पनिशेबल वाइल ओवरटेक्ट इज पनिशेबल। लेकिन ओवरटेक्ट अपने आप में पनिशेबल नहीं होता। ओवरटेक्ट कब पनिशेबल होता है, जब वो मोटिव और इंटेंशन दोनों के साथ हो रखा हो, ठीक है। आगे देखते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंसिरिया टू इंडियन पिनल लॉज। अब क्या होता है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिरिया होती है कॉमन लॉ से आई है, और कॉमन लॉ के अंदर क्या माना गया है कि वहां पर जो भी क्राइम की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है, उन सभी में इंटेंशन का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर आईपीसी में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर मेंसिरिया या फिर इंटेंशन का होना जरूरी नहीं है, मियर प्रिपरेशन इज सफिशिएंट। अब एग्जांपल देखते हैं इसके, सेक्शन 121 वेजिंग वॉर, सेक्शन 124 सिडिशन। अब यहाँ पे क्या होता है, वेजिंग वॉर वाले में इंटेंशन हो या ना हो मतलब नहीं है उस चीज की, अगर तुमने प्रिपरेशन ही कर ली है वेजिंग वॉर करने की तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट है तुम्हें पनिशेबल करने के लिए। सेम सेक्शन 124 है में सिडिशन में भी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, मेंसिरिया जो है एक जनरल रूल नहीं है कि यहाँ पर मेंसिरिया बिल्कुल मैंडेटरी है, ये यहाँ पर कोई जनरल रूल नहीं है। हाँ, यहाँ पर मोस्टली सभी सेक्शंस के अंदर जो है स्टेट ऑफ माइंड की बात करी गई है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब नॉलेज, इंटेंशन, वॉलेंट्रली, और तुम्हारा इल विल, गुड फेथ, इन सब की बात करी गई है। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर इंटेंशंस की कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं करी। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, बाईगेमी 494 हो गया, ठीक है। अब बाईगेमी क्या होता है कि एक बंदे की एक शादी हो रखी है और वो स्पाउस अभी भी उसके अलाइव है, ठीक है, और उसने एक और मैरिज कर ली है, एक और शादी फिर से वेडिंग कर ली है, ठीक है। तो जो वो उसने दूसरी शादी करी है, हो सकता है उसने एक लव के चलते करी हो, ठीक है, वहां कोई इंटेंशन ना हो, उससे प्यार हो, उससे उसने इस वजह से उससे शादी कर ली हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि ए से उसकी शादी उसके घर ए की शादी जो है बी से उसके घर वालों ने जबरदस्ती करा दी हो, लेकिन यहाँ पर जो प्यार था उसका सी के साथ ही था, तो इस वजह से उसने कर लिया। यहाँ पर क्या था, कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी क्या है, ये पनिशेबल है हमारी इसमें आईपीसी के अंदर। तो हमारे यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिरिया है कोई जनरल रूल नहीं है। अब और देखते हैं आगे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और वाइकरियस लाइबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है ये इसमें क्या होता है, लैक ऑफ मेंसिरिया। इट मींस लाइबिलिटी टू पुनिटिव सैंक्शंस डिस्पाइट द लैक ऑफ मेंसिरिया। मतलब कि अगर तुमने कोई एक्ट कर दिया उसके अंदर भले मेंसिरिया ना हो, कोई एक्ट कर दिया भले उसमें कोई मेंसिरिया ना हो, तो उसको क्या बोला गया है यहाँ पर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल 494 बाईगेमी, मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट, वाइकेरियस लाइबिलिटी वो होती है जब कोई बंदा कोई काम नहीं करता, कोई ओवरटेक्ट, एक अब ए है, ठीक है। अब एक एग्जांपल था हमने ऊपर ही लिया था कि ए ने बी को गन पॉइंट पे कंपेल किया, ठीक है। अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, हम सोचते हैं कि अब ए है, ए का एक सर्वेंट है बी, ठीक है। ए ने बी को ऑथराइज किया किसी काम को करने के लिए, और काम किसने किया, बी ने किया। अब जो यहां पर है ए भी लायबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, एक ओवरटेक्ट किसने किया, बी ने किया है, वो तो काम ओवरटेक्ट किसने कर दिया, हमारा बी ने किया, लेकिन उसको ऑथराइज किसने किया, ए ने किया, तो इसको बोल देते हैं हम वाइकेरियस लाइबिलिटी। लेकिन अब एक और एग्जांपल है कि ए ने बी को ऑथराइज नहीं कर रखा, ना कोई उसको एसेंट दी हुई इस काम को करने की, और बी जो है एक का सर्वेंट है, एक का एजेंट है, ठीक है, एक का मैनेजर है, चाहे जो भी लगाओ। अब यहाँ पर बी कोई भी एक ओवरटेक्ट कर देता है, लेकिन ए की ना तो परमिशन थी उसको ये काम करने की, ना वो ऑथराइज था इस चीज के लिए, ना ए ने असेंट दी थी, तो इस टाइम पे क्या होगा, वाइकेरियस लाइबिलिटी जो होगी नहीं हो पाएगी अप्लाई। क्यों, क्योंकि ए ने तो कोई ऑथराइज किया ही नहीं उसको, ठीक। तो यही चीज इसमें बताई हुई है, no person can be held vicarious liable for the wrongs committed by someone else unless he was previously authorized or assented to causing of the wrong,
ठीक है, मैंने बता दी ये रूल कहाँ से आया, कौन से केस लो से आया, आर वर्सेस हगिन 1730 का ये केस लो है, वहाँ से ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का रूल है वहाँ से ये आया है। ठीक, आगे देखते हैं इसका। हाँ, इसके एग्जाम्पल हमारा आईपीसी के अंदर सेक्शन 154 एंड 155। 154 क्या बात करता है कि अनलॉफुल असेंबली और राइट अगर तुम्हारे किसी लैंड पर पार्ट ले रही है, ठीक है, अगर तुम उसके इग्नोरेंट हो, मतलब कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तुम्हारी जो लैंड पड़ी हुई है उस पर ऐसा कुछ एक्टिविटी होने वाली है, ठीक, या फिर तुम्हारे एजेंट या फिर मैनेजर उसको नहीं पता, लेकिन तुम क्या हो जाओगे, तुम लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 154 एंड 155। तो हमारा जो आईपीसी है इसको भी रिकॉग्नाइज करता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी को भी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी जो है हमारा एक मैक्सिम पे बेस है, नल्ला पोइनस साइन लीग। इसका मतलब क्या होता है? डेट देयर मस्ट बी नो क्राइम और पनिशमेंट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड लॉ। मतलब कि अगर लॉ में कोई पनिशमेंट दे रखी है तो सिर्फ हमको वही पनिशमेंट मिलनी है। अब लॉ के अंदर सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब मर्डर है, ठीक है, एक बंदे ने एक का मर्डर कर दिया और लॉ के अंदर जो पनिशमेंट गिवन है वहां पर है डेथ, ठीक है। अब उसने उसका करा, ये सब चीज प्रूव हो गई, उसको डेथ ना देकर उसने बोल दिया ठीक है 1 साल ही रह ले। सपोज करो कि उसने उससे कम दे दी, तो वहां पर क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप कोई ए ने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है कि जो आईपीसी या फिर किसी भी स्टैट्यूट में नहीं गिवन है। अब उसने जब ये नहीं देखा तो उसको तुम ट्राई किस चीज के लिए करोगे, किस बेस पे करोगे, है ना, क्या पनिशमेंट दोगे? तो ये यही बोलता है कि देयर मस्ट बी नो क्राइम और पनिशमेंट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड लॉ। जो लॉ में बताया हुआ है, जो लॉ बात करता है जिन पनिशमेंट की, जिन क्राइम की, सिर्फ उन्हीं को ही दे सकता है कोई भी अथॉरिटी जो गवर्न है इस चीज के लिए, या फिर वही पनिशमेंट तुम दे सकते हो जो इसके अंदर दे रखी है, वही क्राइम्स जो उसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ मेंशन ना किया हुआ हो तो तुम नहीं दे सकते। इसको आगे देखते हैं क्या बात करता है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। सबसे पहला, नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ पीनल लॉज। मतलब आर्टिकल 21 क्या बात करता है? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं पीनल लॉज। तो वही बात ये कर रहा है कि अगर सपोज करो 2001 में मैंने कोई ऑफेंस किया, अब मेरी जो सज़ा चलनी चाहिए 2001 के हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन जो ट्रायल चल रहा था वो पहुंच चुका है 2007 चल रहा है, और अचानक ही 2008 में कोई अमेंडमेंट आ जाता है कि इसकी जो पनिशमेंट और हार्श और ग्रेवर कर दी जाए इस ऑफेंस की जो मैंने 2001 में कमिट किया। तो मेरे ऊपर वो जो पनिशमेंट अमेंडमेंट के बाद आई है वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगी, वो उस दिन से जिस बंदे ने ऑफेंस किया उनके ऊपर अप्लाई होगी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखते हैं पीनल लॉज। तो यही बोलना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट, पीनल स्टैट्यूट शुड बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली। पीनल स्टैट्यूट जो है उनकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। थर्ड, सर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन, इंजंक्शन टू लेजिस्लेचर नॉट टू ड्रॉ इट्स स्टैट्यूट इन सच ब्रॉड जनरल टर्म्स। मतलब कि लेजिस्लेशन पर इस चीज़ की रोक लगी हुई है कि वो इस तरह से जो है, लॉज कौन बनाता है? लेजिस्लेशन है ना, तो वो इस तरह से लॉ ना बनाए कि वो बहुत वाइड टर्म्स में हो, ठीक है, कुछ भी मतलब उसके अंदर कैच करना, कुछ भी मतलब उनको अच्छे से होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा हो। मतलब कि लूप होल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर किसी भी लॉ को थोड़ा ब्रॉड और जनरल टर्म्स में बना दिया जाता है। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लॉ। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लॉ किसको? टू द पीपल इन सोसाइटी, ठीक है, मतलब लॉ जो है वो अच्छे से एक्सेसिबल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी क्या बात करता है हमारे? ये 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कौन सा है? नंबर 1 जो बात करता है नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द पीनल लॉज। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका डेफिनेशन ऑफ एंड नेचर ऑफ क्राइम जो है ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज मेंस rea, व्हाट इज एक्टर्स rea, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे स्टेट ऑफ माइंड भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे जो है अब आगे चलेंगे। इनों का बार बार जिक्र होने वाला आगे सभी सेक्शंस में। तो आई होप वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। कोई समझ ना आए, कुछ भी कंसेप्ट क्लियर ना हो पा रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।